गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किया था और उसी के बेसिस पे आज हम इसके एक्सपेरिमेंटल यूजेस करने जा रहे हैं। आपकी 12th क्लास की जो एक्सपेरिमेंट्स है दो पोर्शंस में बटे हुए हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन बोला जाता है और सेकेंड वाले में आपका जनरली ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स है इनमें से आपके पास जैसे ओम्स लॉ फर्स्ट वाला टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद आपके पास एक जो सबसे इजी एक्सपेरिमेंट जो आता है वो है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज और आल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। आपको एक वायर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उस वायर का रेजिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। आपको एक छोटा सा वायर ला के दे दिया और बोला गया इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी जो भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। जरूरी नहीं वायर के अलावा भी दूसरे मटेरियल हो सकते हैं, उनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ होता है मीटर ब्रिज। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट आपके पास मीटर ब्रिज में वो है आपके पास टू वेरीफाई द लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो जैसे सीरीज़ के लॉ क्या है, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका बनता है R1 + R2 + R3, इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ते चले जाते हैं। और पैरेलल में भी आप सभी को पता है 1/R 1/R करके जोड़ते चले जाते हैं ना। तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल के जो ये लॉ है इनको भी वेरीफाई किया जा सकता है मीटर ब्रिज की हेल्प से। लेट्स स्टार्ट मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट भी है और क्वेश्चन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स जो है देखिए एक्सपेरिमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के बनने में भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। नए नए कंसेप्ट को आने में, नए नए फिनोमिनाज का जो पता चला है या फिर पुराने फिनोमिनाज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, तो एक्सपेरिमेंट का जो भी पोर्शन आपका आएगा वो इम्पोर्टेंट है ही। ऑलराइट, तो एक्सपेरिमेंट्स में आपको पता भी है कि वाइवा वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में अलग से ना पढ़ने की बजाय यहीं पे इसकी थ्योरी हो जाती है, तो वहाँ पे थ्योरी नहीं बताई जाएगी आपको। ओके, तो थ्योरी यहीं पे है आपके पास। ओके, मीटर ब्रिज इसके यूज़ क्या क्या है। ये आपके पास अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वी कैन फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग इट। और रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं अगर आपको लेंथ और एरिया पता है, क्योंकि वहाँ से आपके पास आपको पता है फिर आपके पास फॉर्मूला है R = ρl/a। तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं RA/L से। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट अकेला यही डिवाइस की अगर बात करें तो ये आपके पास रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको लेंथ और एरिया चाहिए होंगे। लेंथ तो चलो स्केल से मेजर हो सकती है, एरिया वायर का मेजर करने के लिए आपको स्क्रू गेज की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आपने 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स में सीखे कैसे उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट की जा सकती है, बस एक स्क्रू गेज और अलग से लगेगा इसके अंदर। तो ये था आपके पास मीटर ब्रिज है जो कि रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या इसका जो प्रिंसिपल बोले किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके बाद आप चाहे तो अगर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आया है, जैसे आप ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आया तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके पास क्या था, 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे ब्रिज की फॉर्म में लगे हुए थे, P, Q, R और S, ठीक है। इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा था। गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट की प्रेजेंस को। और यहाँ पे आपके पास एक EMF का सोर्स लगा था। ये आपके पास अभी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप क्या बोलते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। फिर आप बोलते थे इफ करंट, या फिर आप बोलते थे अगर इन रेजिस्टेंसेस की रेशियो दैट इज P/Q इक्वल है रेजिस्टेंसेस की रेशियो R/S के, ठीक है। P और Q की जो रेशियो है और R और जो S की रेशियो है, अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस की बता रहा हूँ मैं, P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है ये आपके पास, ठीक है। देन क्या होता था आपके पास, जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके पास 0 डिफ्लेक्शन शो करता था। यही था आपके पास कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ओके, तो मीटर ब्रिज इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
किस प्रिंसिपल पे? ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास देखिए, सबसे पहले मीटर ब्रिज में आप क्या बताएंगे? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है, या फाइंड आउट करते हैं जिसकी हेल्प से रेजिस्टेंसेस को। ओके, उसके बाद आप इसका प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल में आप बताएंगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और उसके अंदर आप ये बताना चाहे तो बता सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलता क्या था। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेना कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कर देना। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये किस तरीके का दिखता है। अगर कभी लैब में जाना हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करके भी दिखा देंगे हम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस वायर होता है। क्या होता है? एक रेजिस्टेंस वायर। देखिए, एक तो नॉर्मल कंडक्टिंग वायर होता है कनेक्शन लेने के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, बैटरी से मीटर को कनेक्ट करना है तो एक तार लेके गए ऊपर का। ठीक है, वो कनेक्टिंग वायर बोला जाता है। कनेक्टिंग वायर का हम रेजिस्टेंस हरदम ही नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्या बोला मैं? कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। हम उसका रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करते हैं सर्किट के अंदर। हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। किसी वायर, कनेक्टिंग वायर में हम कभी पोटेंशियल ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। पर वायर ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसका रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट ना कर पाए। ऐसे मटेरियल का बना दो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। नेग्लिजिबल नहीं मान सकते तो उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करके आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस वायर होता है इसके अंदर। ये रेजिस्टेंस वायर ऐसा कॉपर का नहीं बना होता, ये आपके पास या तो कंस्टेंटिन का और या फिर मैग्नीम का बना होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कंस्टेंटिन या मैग्नीम, ये आपके पास एलॉय होते हैं। ये आपके पास मेटालिक एलॉय होते हैं, मेटल के एलॉय। ठीक है, कंस्टेंटिन की बात करूं तो ये आपके पास कॉपर और निकल से मिलके बनता है। मेरे ख्याल से ये 55 और ये 45% ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, और अगर मैग्नीनियम की बात करें तो इसमें कॉपर और निकल तो रहता ही है, और एक मैग्नीज और आ जाता है। ठीक है, उनकी परसेंटेज भी अलग अलग है, उससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर वाइवा वाला आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वो क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या ये रेजिस्टेंस वायर है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है। तो वो आइदर इट कुड बी ऑफ कंस्टेंटिन और मैग्नीनियम। वो बोलेगा कि नॉर्मल वायर क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो आपको इधर रेजिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, तो ये एलॉय ही क्यों यूज़ करें? फर्स्ट जो इसका आंसर रहेगा, वाई वी आर यूजिंग कंस्टेंटिन और मैग्नीनियम, तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? क्योंकि ये एलॉय है। अगर आप एलॉय की बात करें, एलॉय की रजिस्टिविटी का ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो जिन मेटल से ये मिलके बना होता है, भाई कॉपर को अलग से ले लो, निकल को अलग से ले लो, कॉपर की रजिस्टिविटी चेक कर लो, निकल की रजिस्टिविटी चेक कर लो। जब आप इन दोनों का एलॉय बना के जो कंस्टेंटिन या मैग्नीनियम बना दिया है, उनका रजिस्टिविटी चेक करो, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? जो एलॉय होगा उसकी रजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा रहती है। ठीक है, रजिस्टिविटी है क्या? एक तरीके से किसी मटेरियल का नेचर है चार्जेस के फ्लो को रोकने का। ठीक है, तो जो आप सभी को पता है मेटल गुड कंडक्टर्स होती हैं आपके पास, तो वो कम रजिस्टिविटी रखते हैं। नॉन कंडक्टर बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा रजिस्टिविटी रखते हैं, ज़्यादा रोकते हैं चार्जेस को। तो एलॉय उनके बीच में कहीं पे रहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? रजिस्टिविटी जो है इनकी ये हाई होती है। फर्स्ट रीजन क्यों इनको यूज़ कर रहे हैं, इन वायर्स को रेजिस्टेंस वायर के तौर पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट, इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। सेकंड रीज़न क्या है बताऊंगा, इसका फ़ायदा क्या है। सेकंड रीज़न आपके पास क्या है, इनका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है, या आप बोलो अल्फा जो होता है, ये आपके पास पॉजिटिव तो है बट स्मॉल है। पॉजिटिव तो है बट स्मॉल है। अल्फा इज पॉजिटिव बट स्मॉल। अल्फा क्या था आपके पास? टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को बोलते थे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक हमने किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है कंडक्टर्स के। वहाँ पे ये अल्फा कोफिशिएंट आया था हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पता था कि अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर अल्फा नेगेटिव आता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। पॉजिटिव किन का था? एलओएस का और कंडक्टर का ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इन मटीरियल्स का इंक्रीज तो होता है पर वैल्यू स्मॉल है, बट इन स्मॉल अमाउंट। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब थोड़ा बहुत इसका, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे तब थोड़ा बहुत इसका रेजिस्टेंस चेंज होएगा।
वरना इसका रेजिस्टेंस इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये 2 रीजन है एलॉय को यूज करने के। अब बताता हूँ इसका फायदा क्या है। देखिए एक तो ये सबसे मेजर जो ये है रीजन कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें करंट दोगे, करंट वाले एक्सपेरिमेंट है तो करंट जाता है तो हीटिंग इफेक्ट, आप सब 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर राइज होगा हीट की वजह से। अगर टेम्परेचर राइज हुआ और उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो गया, वेरी हो गया, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है फाइंडिंग आउट क्या करना है रेजिस्टेंस आपको, तो उसी में अगर आपकी वेरिएशंस आती रहेंगी तो आप एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका आपको क्या फायदा हो, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। आप कॉपर को डायरेक्ट यूज कर सकते थे, आप निकल को डायरेक्ट यूज कर सकते थे, पर उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरी होता है। तो आप दूसरे मटेरियल क्यों यूज नहीं किए, मेटल क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ उनका अल्फा लार्ज होता है, अल्फा लार्ज होता है तो टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी करता है। ओके, दूसरा रीजन क्या है आपके पास, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो ये काम किसका कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वायर का। ठीक है, तो आपको मान लो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस चाहिए, मान लो आपको एक 10 ओम का वायर बनाना है। ठीक है, ऐसा वायर बनाना है जो 10 ओम रेजिस्टेंस दे सके। तो फॉर्मूला क्या है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल कौन सा चूज किया है इस पे डिपेंड करता है ना। तो अगर आप ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल चूज कर ले, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा यूज कर ली तो आपको लेंथ और एरिया कम रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आप देखिए रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, तो लेंथ बहुत बड़ी ले लो। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है लैब के अंदर, 1-2 किलोमीटर का वायर लेके तो नहीं आएंगे, लैब तो भाई छोटी सी होती है ना, लैब के अंदर 1-2 किलोमीटर का वायर कहाँ से लेके आएंगे। या फिर एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला पतला ले लिया तो फिर काम ही नहीं है। ठीक है, मतलब एरिया भी ज़्यादा कम नहीं कर सकते, आपके पास एरिया भी फिक्स रहता है, लेंथ भी फिक्स रहती है, जो लैब के अंदर आप वायर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली आप रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करवाते हो रेजिस्टेंस को, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। कहने का मतलब है कम लेंथ में ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो जो ये एलॉय है ये किस काम आते हैं, एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी छोटी सी लेंथ भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हेल्पफुल है। एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी छोटी सी लेंथ को भी आप एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वही जैसे मान लो इसका आपको 1 मीटर का वायर चाहिए 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो कॉपर या आप निकल यूज़ करते तो उनकी रेजिस्टिविटी इतनी कम है कि आपको 1 की जगह मान लो 10 मीटर यूज़ करना पड़ जाता। तो 1 मीटर यूज़ करना ज़्यादा बेटर है या 10 मीटर का वायर या 100 मीटर का वायर। तो बेटर यही है ना कि जितना छोटे से छोटे में एक्सपेरिमेंट आपका हो जाए उतना अच्छा है। तो क्योंकि एलॉयस के पास ये 2 प्रॉपर्टी है, इसलिए ये यूज होते हैं टू मेक स्मॉल रेजिस्टिव कोइल और वायर, ठीक है। इन रीजंस की वजह से आप इनका छोटा सा पोर्शन यूज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देने के लिए। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर बता रहा हूँ, जो फर्स्ट चीज इसके अंदर लगी होगी वो है आपके पास एक रेजिस्टिव वायर होगा, वो कंस्टेटिन या मैग्नेटिन का बना होता है। ये इन एलॉय से मिलकर बनते हैं, और इन एलॉय को क्यों यूज किया गया, अगर वाइवा वाला आपसे क्वेश्चन पूछे तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इनका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है पर थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा असर नहीं पड़ता टेम्परेचर का। क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, तो आप एक स्मॉल लेंथ रखते हुए रेजिस्टिविटी को बढ़ा के रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अचीव कर सकते हैं। तो इनकी स्मॉल सी लेंथ एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेने के लिए हेल्पफुल है। ओके, वही आप कॉपर या निकल यूज करते हैं तो बहुत लंबा वायर यूज करना पड़ता है, तो आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने तो ज़्यादा लंबे वायर का क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट कि आपको एक रेजिस्टेंस वायर यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या रहता है आपके पास, ये उतार लेना। दूसरा इसके अंदर आपके पास रहता है जो ये वायर है ना, ये आपके पास ये एक वुडन प्लैंक के ऊपर होता है। ये एक वुडन प्लैंक की स्पेलिंग पता नहीं मेरे को भी, आप देख लेना। ठीक है, एक वुडन प्लैंक। अच्छा, ये वायर जो होता है ना रेजिस्टेंस वायर, ये 1 मीटर का होता है। ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर का होता है। ये वुडन प्लैंक होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, एक स्केल लगा रहता है इस तरीके से। इसको बना ही लेते हैं हम, सारा मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, अलग से लिखने का क्या फायदा, उसी के अंदर आ जाएगा। आपके पास ऐसा एक स्केल रहेगा भाई, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए है। ठीक है, इस तरीके से स्केल रहेगा।
ये स्केल पे आपकी रीडिंग रहेगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ये 10 यहाँ से लेके 100 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का होता है, मतलब कि 1 मीटर का है, ओके। इस पे रीडिंग रहती है, आपको चेक करना है कहाँ पे कितनी लेंथ है, तो इस तरीके से। अच्छा, ये जो वायर बताया है, इस वायर की एक खास बात और है, ये आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर का वायर है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से मतलब है कि इसकी जो एरिया है हर जगह एक जैसा, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा वायर है कहीं से पतला वायर है, ऐसा नहीं है, हर जगह से एक जैसा ये वायर है। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक कंस्टेटिन या मैग्नेटिन का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर का वायर इसके अंदर लगता है, ठीक है। वो एक वुडन प्लैंक के ऊपर लगा रहता है, जिसमें एक तो आपके पास स्केल होता है जो कि 1 मीटर का है। इस स्केल पे ना इधर स्क्रू लगे रहते हैं, यहाँ एक स्क्रू होगा, यहाँ एक स्क्रू होगा। स्क्रू मतलब एक पेच है, उस पेच को थोड़ा सा ढीला किया और उसके अंदर तार को बांधा और कस दिया, तो इस तरीके से इसके ऊपर ऐसा तार कसा होता है, ठीक है। ये तार इस तरीके से होता है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये तार कसा होता है, तो ताकि तार पे अगर कोई लेंथ आपके देखनी हो तो जस्ट इसके नीचे स्केल हो और आपको दिख सके। तो जो ये आपके पास स्केल है, इसी पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं एंड्स में, और उसी पे वो वायर रहता है आपके पास, ओके। यहाँ थोड़ा सा इधर भी दे देते हैं इसको स्क्रू को, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कहीं भी दिखा सकते। तो ये आपके पास, अच्छा ध्यान देना, स्क्रू के अंदर जो वायर लपेटा होगा कहीं पर भी, जो पूरे एक्सपेरिमेंट में जो आपने स्क्रू ढीला किया उसके अंदर एक वायर मोड़ के लगाया और स्क्रू टाइट कर दिया, जैसे घर के प्लग में लगाते हैं ना, जो किसी भी वायर के प्लग में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वो पेच सा ढीला किया उसके अंदर तार लगाया और कस दिया, है ना, ऐसा ही तो करते हैं। तो जो वायर कसा गया है, जितना हिस्सा कसने के अंदर आ गया, उस पेच के अंदर आ गया, उस वायर का रेजिस्टेंस नहीं गिना जाता है सर्किट के अंदर। ध्यान देना, जो वायर कस दिया पेच के अंदर, उस वायर का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर नहीं गिना जाता है। तो लेंथ आपको वहां से मेजर करनी होती है जहां से पेच को कसा गया, ठीक है, ओके। बात समझ में आई? जो लपेट दिया, मान लो आपने 10 बार ऐसे लपेट दिया, तो उसको नहीं गिनना। जो लपेटने के बाद जो बचा है बस उसी की लेंथ को मेजर करना होता है एकदम। जो लपेट दिया उसका आपके पास रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता है, ओके। तो ध्यान रखना है इस बात को कैलकुलेशंस में आपको। ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा उसमें। इसके बाद क्या होता है आपके पास, ये आपको जो ये दिखाया मैंने, ये क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर, ये क्या दिखाया आपको, स्केल, मीटर स्केल, ठीक है। ये आपके पास मीटर स्केल है लेंथ को मेजर करने के लिए, ओके, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या रहता है, यहाँ से इस तरीके से कॉपर की पत्ती सी गई होती है, ठीक है, कॉपर की या ब्रास की जनरली, इसको आप ब्रास और कॉपर स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। ये एक मेटल है, कॉपर या ब्रास हो सकती है आपके पास, उसकी ऐसा पतली सी चद्दर सी बना के और ये लगी रहती है, ठीक है। उसके ऊपर पेच होता है एक्चुअली में वो, ठीक है, जो पेच होता है वो उसके ऊपर होता है जिसमें वायर आपने टाइट किया हुआ है। ये आपका ऐसा ऊपर तक गई होती है और यहाँ जाके इस तरीके से एल शेप की हो जाती है, ऐसी होगी। यहाँ पे जाके आपके पास ये स्ट्रिप होगी, फिर बीच में थोड़ा सा यहाँ पे गैप आता है और फिर ऐसा होता है। ये वाली भी आपके पास ऊपर तक गई होती है, यहाँ जाके ये भी उसी तरीके की एल शेप आपके पास बना दी होती है, ठीक है। ऐसे हो गए। इनके अंदर यहाँ पर भी स्क्रू रहते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है स्क्रू, यहाँ पर भी रहते हैं, पर जनरली हमको इनका काम होता है तो इसको रहने देना। यहाँ पर भी एक बीच में, एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से स्क्रू रहते हैं इसके अंदर। ये आपके पास ब्रास या कॉपर की स्ट्रिप है, ओके। अब ध्यान देना, ये वायर है, वायर के अंदर करंट जाना होगा तो कोई बैटरी वगैरह तो लगेगी, ठीक है, कोई सेल या बैटरी तो लगेगा, सेल या बैटरी लगेगा। और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंसेस लग रहे हैं, तो करंट देखिए इन स्ट्रिप से होके जाएगा। भाई अगर पूरे सर्किट में करंट जाना है, यहाँ पे हम कुछ कनेक्ट करेंगे तो करंट इन स्ट्रिप से होके जाता है। तो वो पूछते हैं आपसे वाइवा वाले कि करंट को अगर भेजना था सर्किट के अंदर तो वायर क्यों नहीं यूज़ कर लिया, इन स्ट्रिप्स की जगह आप वायर यूज़ करिए, क्यों इन इतनी मोटी मोटी स्ट्रिप्स को या इतनी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाइवा वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ये थिक स्ट्रिप्स है या जो मेटालिक स्ट्रिप्स है, ये जो मेटालिक स्ट्रिप्स है, इनका एरिया ज़्यादा लिया गया है। इनका एरिया क्या है, ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है तो इससे आपको क्या पता है, R इजिकल टू रो एल बाई ए, मटीरियल तो इनका कॉपर वगैरह है। एरिया अगर ज़्यादा कर देते हो तो रेजिस्टेंस
कम होगा। तो इनका एरिया ज़्यादा रखा जाता है, एरिया ज़्यादा रखने से होता क्या है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है। सॉरी, अगर इनका रेजिस्टेंस कम है तो कोई भी पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप अगर इसके अक्रॉस होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होगा जरूर। पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस है उसमें से करंट जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो जरूर। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है ना। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी कम आएगा आपके पास। तो पोटेंशियल ड्रॉप को कम करने के लिए और ये मेटालिक स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा लिया जाता है ताकि आपके पास रेजिस्टेंस कम बना रहे और पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास कम रहे। ओके, ठीक है। दूसरा ये मेटालिक है, मेटालिक के लिए फिर से आप बोल सकते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा आपके पास। इसके बाद क्या होता है आपके पास, एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, नॉन, ठीक है। नॉन मतलब जिसकी वैल्यू आपको पता है, आपको एक वायर दिया जाएगा जो अननोन है और एक आपको नॉन रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू आपको पता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अननोन या नॉन में से कोई भी, या तो इधर भी लगा सकते हो या इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई आपकी मर्जी है, या इधर लगाओ या इधर लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। नॉन रेजिस्टेंस जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक डब्बा सा आता है आपके पास, उस पर की लगी रहती है, ठीक है। और हर एक की पे वैल्यू लिखी रहती है, 5 ओम की, 10 ओम की, 20 ओम की, मतलब वैल्यू लिखी रहती है, वो आपको दिख जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स लिया आपने, कोई भी की निकाली, जिस भी जैसे मान लो 5 ओम लिखा था, मैंने यहाँ से लगी हुई की निकाल ली तो वो 5 ओम रेजिस्टेंस देने लग जाएगा, ठीक है। मान लो 50 तक की है तो वो 50 वाला निकाल दिया तो 50 ओम रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। या 2-3 कंबाइन कर लो, 5 की, 10 की, 15 की निकाल दी तो 30 ओम रेजिस्टेंस देने लग जाएगा सबका एडिशन, ठीक है। जो जो निकालते जाओगे उतना रेजिस्टेंस होता चला जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो नॉन होता है आपके पास बाय यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को, इसको क्या बोला मैं, ये आपके पास नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। ये क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इसको ना आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इसको भी कैसे लगाया है, इसके अंदर एक स्क्रू से ले जाके इस स्क्रू को ढीला किया, यहाँ पे कस दिया जाता है। उसके बाद आपको जो वायर दिया गया है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, जिसका आपको रेजिस्टेंस पता नहीं, तो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो वो सपोज करो इसका नाम R है, इसका नाम S दे देता हूँ। ये आपके पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए, आपको व्हीट स्टोरबरीज अभी बताया था, उसमें क्या होता था, 4 रेजिस्टेंसेस लगे रहते थे, तो इनमें करंट भी तो गया होता था ना भाई। करंट के बिना कैसे पता चल रहा था सब कुछ, यहाँ पे एक बैटरी या सेल भी लगा रहता था। ओके, आपको 2 रेजिस्टेंसेस तो दिख गए, 2 और दिखाऊंगा मैं, तो आपको एक सेल की भी जरूरत पड़ेगी और उन 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में भी करना है। तो जो सेल है, देखिए यहाँ पे वायर था, यहाँ से सेल लगा होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ। वो सेल, इस तार से एक और तार जोड़ो, इसको फिर से लूज करो थोड़ा सा, इसके अंदर तार लगाओ, या फिर एक और दिया मिल सकता है, यहाँ पे 2 स्क्रू भी हो सकते हैं, उससे लगा लो, बात वही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ से कनेक्ट किया, वो सेल या बैटरी लगाई जो ईएमएफ का सोर्स है, और दूसरे एंड से ले जाके कनेक्ट कर दी। क्या किया, दूसरे एंड से ले जाके कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब आपका सर्किट पूरा हो गया। ये आपके पास 20 वोल्ट का या ईएमएफ का कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको एक गैल्वेनोमीटर भी दिखना है। देखिए, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, इनके बीच में ये जैसे P था, ये Q था, ये R था, ये S था, तो R और S के बीच में आता था ना गैल्वेनोमीटर, तो ये बीच वाला पॉइंट ये है, ठीक है। R दिख रहा है, S दिख रहा है, इनके बीच वाला पॉइंट ये दिख गया, ठीक है। इस स्क्रू से करंट इस स्ट्रिप में जा रहा है भाई, करंट इस स्ट्रिप में जा रहा होगा क्योंकि कनेक्टेड है। देखिए, यहाँ से करंट चला, करंट यहाँ पे गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक इस वायर में गया, एक स्ट्रिप में गया, स्ट्रिप में जाके ये रेजिस्टेंस बॉक्स में गया, फिर यहाँ आया और फिर S में गया, इधर आया, वापस सर्किट पूरा। और ये बीच में आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, R और S के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट्स, ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड, अभी गैल्वेनोमीटर का सर्किट पूरा थोड़ी है, ठीक है। जब तक
सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होता। तो गैल्वेनोमीटर में दूसरा एंड जो है वो एक जॉकी से जुड़ा होता है। जॉकी को किससे दिखाऊं, जॉकी को ऐसा दिखा देता हूँ, मान लो जे से, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आया, एक और कंस्ट्रक्शन में आपके पास जॉकी क्या है, कंस्ट्रक्शन में नहीं मतलब कि अपरेटस में आ गया जॉकी। जॉकी क्या होता है, ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देता है। ये क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देने के लिए यूज होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू वायर। ये आपका एक पेन टाइप का होता है, ऐसा जैसे पेन है ना, बिल्कुल इसी तरीके से का होता है, बस इसका जो आगे से ना नाइफ जैसी शेप होती है, कनकेव सी शेप होती है, ऐसे कटा होता है जैसे कनकेव मिरर देखा ना हमने, इस तरीके से। तो इसको क्या करते हैं, आप वायर पे रखा और ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं। जो ये वायर है ना, इस जॉकी को ला के इस वायर पे रखूंगा और इस तरीके से इधर उधर मैं स्लाइड कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने मेट्रो देखी होगी या इलेक्ट्रिक ट्रेन देखी होगी, तो जब वो चलती हैं तो उन मेट्रो के ऊपर एक इस तरीके का एक बार सी लगी रहती है ना, वो वायर से टच होकर चलती है, वायर से टच होती रहती है। ऐसे वायर है और ये ऊपर से इस तरीके की कनकेव शेप की होती है, वायर इधर आ गया, अब मेट्रो चल रही है तो ये ऐसा टच होती चलेगी। भाई अगर ये टाइट होता है इस वायर पे तो मेट्रो आगे गई तो वायर ही टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेट्रो आगे गई ये स्लाइड होना चाहिए वायर के साथ साथ, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो, ठीक है। तो जो कि क्या है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वायर के साथ। ओके, ये वायर से हल्का सा टच देता रहेगा ताकि आपका सर्किट कंप्लीट होता रहे, ठीक है। आई होप जो कि भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं वो 4 रेजिस्टेंसेस आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन कौन से थे, और फिर हम अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपने एक चीज पढ़ी है कि कोई भी मटेरियल है उसकी अगर कुछ लेंथ है, कुछ एरिया, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है ना, सबने पढ़ा है। अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है तो ये जो कनेक्टिंग वायर आप लेते हैं, यहाँ पे तो कनेक्टिंग वायर है नहीं फिलहाल, कनेक्टिंग वायर का तो रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देते हैं, पर मैंने साफ तौर पे बोला है स्टार्टिंग में कि एक रेजिस्टेंस वायर बोला ना स्टार्टिंग में, ये एक रेजिस्टेंस वायर है। तो इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करेगा, R = ρl/a के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है ना, करता है भाई। क्योंकि ये वायर एक ही है पूरे में तो क्या रेजिस्टिविटी सेम रहेगी भाई, ये वायर तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही बंधा हुआ ना, तो वायर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी रो ही रहने वाली है। मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, रेजिस्टेंस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो एरिया भी चेंज नहीं होएगा। तो इस वायर के लिए, इस रेजिस्टेंस वायर के लिए हमारे पास रो भी सेम है और एरिया भी सेम है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। रो भी सेम है, एरिया भी सेम है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो आप जो जॉकी स्लाइड करते हो, जॉकी अलग अलग लेंथ पे स्लाइड करोगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। जॉकी अगर इस कोने पे लगाई तो इस वायर का रेजिस्टेंस अलग दिखेगा क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं भी नहीं लगाया तो लेंथ 0 तो रेजिस्टेंस भी 0, ठीक है। कहीं लगा दिया सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, चलो छोड़ो। मान लो 10 मीटर पे 10 सेंटीमीटर पे लगाया, 20 सेंटीमीटर पे लगाया, तो अलग अलग लेंथ के लिए ये वायर अलग अलग रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। दिस वायर गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट लेंथ, एट डिफरेंट लेंथ। ये तो सिंपल सी बात है भाई, लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, पर इस वायर का टोटल जितना रेजिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। मान लो ये 10 ओम का था तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 2 ओम दे सकती है, 1 ओम दे सकता है, 5 ओम दे सकता है, पर 10 ओम से सारे का बढ़ेगा नहीं आपके पास, 10 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस थोड़ी हो सकता है, तो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए, प्रोसीजर चल रहा है। आपको इस जॉकी को ले जा, सेल वगैरह की वगैरह सब यहाँ पे की भी दिखा देना, की जनरली आपको एक्सपेरिमेंट में दिखानी होती है क्योंकि आप यूज करते हैं, ठीक है। ये की दिखा देना, जैसे ही की क्लोज करी यहाँ से करंट गया, ठीक है। करंट जाने के बाद इस सर्किट में जाएगा, वो अभी डिस्कस कर दूंगा। आपको करना क्या होता है, इस जॉकी को लो
जॉकी को एक बार बिल्कुल लेफ्ट में टच कराओ, उसकी जरूरत नहीं है, एक बार लेफ्ट में टच कराओ और जॉकी को ऐसा स्लाइड करो। जॉकी को ऐसा स्लाइड करोगे तो आपको कहाँ पे रुकना है जाके, जहाँ पे जॉकी आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, इस सर्किट को मैं दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल सेम उधर बना रहा हूँ। ये एक आपके पास सेल हो गया, ठीक है, सेल का वायर इधर गया इस पॉइंट पे, सेल का वायर इधर गया किसी पॉइंट पे, मान लो उस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दिया, मान लो टी नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट का सपोज करो टी नाम दे दिया। यहाँ जाने के बाद करंट को दो रास्ते मिलते हैं, करंट इधर इस रेजिस्टेंस वायर में भी जाएगा और करंट इधर इस मेटालिक स्ट्रिप में भी जाएगा। दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए, तो यहाँ जाके मैंने ऐसे दो रास्ते बना दिए। ठीक है, मैंने बोला ये एक रेजिस्टेंस वायर है, मैंने क्या बोला, ये एक रेजिस्टेंस वायर है, तो रेजिस्टेंस है मतलब इसका कुछ, तो मैंने इसको एक रेजिस्टेंस से शो कर दिया। ठीक है, मान लो मैं इस हिस्से का जहाँ तक जो की टच की है इस हिस्से तक का मैं पी रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, मान लिया। यहाँ से जो करंट गया था ये यहाँ पे इसके पास पहुंचेगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पास, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना आर, तो मैंने वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आर से शो कर दिया। ठीक है, जैसे ही इस आर से में आगे करंट जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाके करंट इसमें आएगा, तो बीच में फिर करंट को दो रास्ते मिले, करंट को दो रास्ते मिले तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, है ना, तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, मतलब दो रास्ते बटे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से दो रास्ते बटे हैं। एक पॉइंट आपका गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और एक पॉइंट आपका उस अननोन रेजिस्टेंस एस की तरफ जा रहा है, इधर चला गया। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड आपने उस जिस भी लेंथ, जो भी लेंथ थी वहां आके टच कर रखा है, मतलब कि इस वाले वायर से आके गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड आके जुड़ा हुआ है। और ये तो फिर अच्छा फिर यहाँ से आगे ये भी तो वायर वही है, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर की कुछ अलग लेंथ है या लेंथ तो है, अगर वायर के पास लेंथ है रेजिस्टेंस वायर के पास तो उसके पास रेजिस्टेंस भी है, उसका रेजिस्टेंस मैं किसी अलग उससे शो कर देता हूँ, मान लो मैंने Q से शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पहुँच गए, उसके बाद फिर बैटरी के पास आ गए, तो उसके बाद फिर बैटरी के पास आ गए। तो क्या ये सर्किट समझ में आया आपको? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं लग रहा है आपको? वैसा ही तो है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कंडीशन पता थी, अगर आपको याद हो, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो है, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो है, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल का मतलब जीरो, डिफ्लेक्शन मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता था, आर और एस का रेशियो बराबर होगा पी और क्यू की रेशियो के बराबर, यही था व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इन द सेम वे आपको करना क्या होगा, आपको कोशिश करनी है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फाइंड आउट करो कहाँ होगा। आपने यहाँ टच किया, नहीं हो रहा, यहाँ टच किया, स्लाइड करते चलो, किसी तो लेंथ पे जाके जीरो होएगा। ठीक है, जिस भी लेंथ पे जाके ये जीरो हो गया उस लेंथ को जाके मेजर कर लेंगे। ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, मान लो यहाँ जाके जीरो हुआ तो आपके जस्ट नीचे स्केल लगा हुआ, तो स्केल पे चेक कर लो 20 सेंटीमीटर आए हो, 30 सेंटीमीटर आए हो, कितने आए हो, तो वो लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आगे चल के क्या बनेगी, एक टेबल बनेगी, वो टेबल मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी हुआ करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉन रेजिस्टेंस जो लिया है, डिफरेंट रीडिंग होती है ना भाई, एक ही रीडिंग पे एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता आपके पास। सीरियल नंबर 1 में आप क्या करेंगे, जो नॉन रेजिस्टेंस है इसकी कोई वैल्यू फिक्स कर लेंगे। सपोज करो आपने फिक्स कर ली 10 ओम, मैंने नॉन रेजिस्टेंस लिया 10 ओम। ठीक है, फिर आप क्या बोलेंगे कि मेरे को जो ये आप जॉकी को घुमाएंगे, जॉकी को घुमा के आप उस लेंथ को नोट कर लेंगे जिस लेंथ पे जाके आपको गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, तो एल वो लेंथ है जिसपे गैल्वेनोमीटर में करंट जाना बंद हो गया। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन। तो आप बताएंगे कि वो लेंथ कितनी है, जितनी भी आपको दिखे उसको मेजर कर लो, मान लो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी है उसको मेजर कर लिया। ठीक है, ये लेंथ आपकी मेजर होगी। फिर आपने अगर ये इतनी लेंथ पता चल गई तो ये कितनी होगी, टोटल लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, अगर ये 20 है तो ये कितनी बची 80, तो दूसरी वाली कितने में से कैसे निकलेगी, 100 में से घटा के देख लो, ये आ गई आपके पास 80। ठीक है, फिर आप और रीडिंग ले लो, अगली बार क्या करो, इसको 10 ओम की जगह और कुछ फिक्स कर लो, मान लो 20 ओम फिक्स कर लिया, 100 ओम फिक्स कर लिया, कुछ भी, ये कुछ अलग आ गई, मान लो 15, ये कुछ 100 - 15, ये आपके पास 85 आ गई। इस तरीके से डिफरेंट रीडिंग आप ले लेंगे, 3-4 रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, 3-4 रीडिंग लेने के बाद अब देखिए
आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, 4 रेजिस्टेंसेज आपको दिख गए, कौन कौन से, एक आर रेजिस्टेंस ये, एक एस रेजिस्टेंस ये जो उधर शो किया, एक एल लेंथ का रेजिस्टेंस और एक 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस। कौन से ये इन रेजिस्टेंस, इसको मैंने क्या बोला, एक एल लेंथ का रेजिस्टेंस और एक 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही इसमें जॉकी ने मान लो एल लेंथ पे जाके 0 डिफ्लेक्शन दी तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखिए। जैसे ही एल लेंथ पे जाके जॉकी ने 0 डिफ्लेक्शन दे दी तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस रेजिस्टेंस की रेशो एस के साथ और इस एल लेंथ वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी 100 माइनस एल वाले वायर के रेजिस्टेंस के साथ रेशो बराबर होएगी एट एल लेंथ वो लेंथ है जहां पर आई जी करंट आपके पास 0 हो गया था, है ना। एल वो लेंथ है जहां पे आई जी करंट आपके पास 0 हो गया था। एट दिस पॉइंट आप क्या बोलते हैं, आर बाई एस, आर नॉन रेजिस्टेंस था, एस अननोन रेजिस्टेंस था, बराबर होएगा रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला था ना किसी भी एल लेंथ के वायर का, डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड में है रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए, यही तो फॉर्मूला होगा। भाई आपको बताया कि वायर एक ही है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो उसकी भी रो यूज करी, इसकी भी रो यूज करी। दूसरा आपको बोला था सेम क्रॉस सेक्शन के हैं, तो ये भी ए एरिया का है, ये भी ए एरिया का है, तो इनको ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर ये आपके पास क्या बन गया, आर बाई एस इक्वल टू रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये बना एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, आपको तो एस निकालना है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एस को उधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ओके, इसकी इसके साथ रेशो बराबर होगी इसकी इसके साथ रेशो, तो वो आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको टेबल में क्या करना है, एल आपने मेजर कर ली, 100 माइनस एल मेजर कर ली, हर एक के लिए एस की वैल्यू निकालते चलेंगे। ठीक है, इसी टेबल में आगे एस निकालते चलेंगे, पहले इन रीडिंग्स का, इस एल और 100 माइनस एल की वैल्यू के लिए और इस आर की वैल्यू के लिए यहाँ एस की वैल्यू रख दी, फिर यहाँ रख दी, फिर 2-3 रीडिंग जो ली थी सबके लिए एस निकाल लिया, और लास्ट में आपको क्या करना है, उनका एवरेज आउट, उनकी जब एवरेज ले देंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ो और टोटल नंबर से भाग कर दो, तो वो आपके पास इसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसी वायर को लो, ठीक है, इसका आपको रेजिस्टेंस तो पता चल गया यहाँ से इस फॉर्मूले से, ठीक है, एस फिलहाल लिख रहे हैं हम, तो आपको एस पता चल गया। उसके बाद आपको इसकी लेंथ पता है, टोटल 1 मीटर का वायर है, ठीक है, लेंथ पता है, तो आपको एरिया अगर और पता चल जाए तो आप रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, इसको आर से डिनोट कर लो, इसको आर है बाई एल से, है ना। लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो एरिया और काटना है, निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वायर तो है पाई आर स्क्वायर, तो आपको रेडियस चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज, पतली चीज़ों का वो निकालने के लिए, थिकनेस वगैरह, एरिया वगैरह, तो आप स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर में रखेंगे तो एरिया आ जाएगा, उसको इन फॉर्मूले में रखेंगे तो रजिस्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, आई होप सब। एक्सपेरिमेंट सबसे इजी एक्सपेरिमेंट ये है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ वायर कनेक्ट किया, एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, बस 2 वायर कनेक्ट कर दे, एक यहाँ कनेक्ट किया, बीच वाले से एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी कनेक्ट करी, डायरेक्ट कनेक्शन, एक सेल कनेक्ट किया, बस आपको स्लाइड किया और 0 देखा, गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया, गैल्वेनोमीटर में 0 आते ही वो लेंथ नोट कर दी, रीडिंग में लिख दी, 1-2 रीडिंग और ले लो अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे, तो बस आपको बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या होगा, आपको लॉज ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को वेरीफाई करना है। ठीक है, वैसे तो वेरीफाई देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 2 नॉन रेजिस्टेंसेस ले लीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, 2 नॉन रेजिस्टेंस ले लीजिए, जनरली आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स ही है नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उनको क्या करना, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा इस पॉइंट पे, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, और इसी मेथड से, जो ये मेथड किया ना, इसी मेथड से रेजिस्टेंस निकालूंगा। आपको पता है कि सीरीज में आंसर कितना आना चाहिए था, पैरेलल में कितना आना चाहिए था, तो अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर आए तो वेरीफाई हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊँ,
जैसे मान लो यहाँ पे, वैसे करना वहाँ पे कैसे करना है, आपको 2 वायर दे देंगे, ठीक है, उनके लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको पहले एक वायर लेना है, एक वायर का रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उसको हटा के बिल्कुल सेम मेथड से ऐसे ही, पहले आपने एक वायर लिया भाई, इसको S1 नाम दिया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर आपने इसको हटा के दूसरा वायर S2 लगाया और उसका भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब सपोज करो S1 आया आपके पास 2 ओम, S2 आया आपके पास 3 ओम, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, आपको 2 वायर्स का पता है कि मेरे को इसका भी रेजिस्टेंस पता है, इसका भी रेजिस्टेंस पता है, एक का 2 ओम है, एक का 3 ओम है, ठीक है। क्या मेथड बताया आपको, 2 वायर दे दिए गए, दोनों वायर्स आपके लिए अननोन थे, तो पहले उनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो अलग अलग से। अभी सीखा मेथड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब आपको लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन वेरीफाई करने, तो पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ वेरीफाई करेंगे। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ते हैं, करंट सेम जाता है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता था, अब यहाँ पे दोनों लगा दो। कैसे, सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ से वायर गया, ये आपने S1 लगाया, और अगर इससे डायरेक्ट ही दूसरा रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया जाए तो इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। करंट की वैल्यू सेम रहेगी, जो करंट इसमें जाएगा एक ही तो जाएगा, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कम्बिनेशन हो गया, डायरेक्ट जोड़ दिए दोनों वायर, ठीक है। वायर में ऐसा हुक सा बना के जोड़ देना, ठीक है, एक वायर का एक पॉइंट इधर, दूसरे वायर का एक पॉइंट इधर, बस, और दोनों वायर को आपस में हुक बना के जोड़ देना, ठीक है। अब फिर से वही मेथड फॉलो करो, अब वही मेथड फॉलो करोगे, देखेंगे एल लेंथ अलग अलग पॉइंट पे आएगी, बस। अब की बार आपके पास एस को कुछ और मान लो, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को चलो ऐसे ही मान लो, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो आपका 5 ओम आता है, रिजल्ट ऐसे ही फॉलो करना, जो कि किस लेंथ पे दिया वो नोट करी, 100 - L नोट किया, इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए, और आंसर फाइंड आउट किया। अगर आंसर आपका 5 ओम आता है तो आपको पता है कि सीरीज में इनका 5 ही आना चाहिए था आंसर, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते, तो आपका लो वेरीफाई हो गया। अगर आंसर 5 नहीं आ रहा है तो लो वेरीफाई नहीं हुआ, कहीं पे आप दिक्कत कर रहे हैं, या पहले उनके गलत मेजर करनी हो गई, या कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, उसका मतलब ये है। क्योंकि लो तो मैं ठीक दिए गए हैं, लो ही बन गया तो मतलब ठीक है, तो वेरीफाई जरूर होगा। ओके समझ में आया। दूसरी बारी में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देंगे। पैरेलल में क्या करना है, S1 और S2 का फाइंड आउट तो कर ही रखा है आपने, अब बस पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें करंट आपके पास डिफरेंट होता है। तो पैरेलल में आप क्या करेंगे, एक यहाँ से इस पेज से एक रेजिस्टेंस S1 यहाँ कनेक्ट कर दिया, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों के एंड जुड़ेंगे इस तरह, तो करंट जो आएगा एक कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये पैरेलल में जुड़ गए, पैरेलल में जुड़ गए, पर आपको मेथड वही फॉलो करना है। इसमें देखो L कहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, किस लेंथ के लिए गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सब कुछ नोट किया। लास्ट में जाके इस H की जो वैल्यू आई वो इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 1/r। कैसे आता था भाई, ऐसे ही तो आता था ना आपके पास, तो ये 6/5 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपके पास आंसर वेरीफाई हो रहा है लो, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपके पास लो वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, न्यूमेरिकल भी इसमें आए तो बिल्कुल आसान से आते हैं, ठीक है। एक नंबर में दे दें, जैसे एक ही नंबर में आ सकता है न्यूमेरिकल, कुछ नहीं, आपको इसकी वैल्यू दे देंगे, लेंथ बता देंगे, इतने पे बैलेंस हुआ, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो फाइंड द नॉन रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। या आपको ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, और पूछ ले कि किस लेंथ पे जाके आपके पास गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो भी बस यही फॉर्मूला। तो एक ही फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। वाइवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलराइट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर आपका पोटेंशियोमीटर पे होगा, अनदर इम्पोर्टेंट डिवाइस, और जनरली पिछले लगभग हर साल 5 नंबर में या 3 नंबर में एक क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है। तो पोटेंशियोमीटर अब हम इस लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।